जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 01/2023 जिसका कुल पद है 21,391। इसके लिए हम लोग साइंस के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि साइंस का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 से 5 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर ही देख लीजिएगा। ये जो सवाल रहेंगे बिल्कुल ही आपके सिलेबस के अनुसार रहेंगे, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होगा। तो आप सभी अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी आंसर बताते हुए चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे सेकेंड नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। हिप्पोक्रेट्स, लेमार्क, केपलर और अरस्तु। तो अरस्तु को जानते हैं कि जीव विज्ञान का जनक, और यहाँ पे पूछा गया है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो ये हिप्पोक्रेट्स के नाम से जाना जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और केपलर के द्वारा क्या दिया गया था दोस्तों कि ग्रहों की गति का जो नियम है वह केपलर साहब के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे थर्ड नंबर प्रश्न आप देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे वनस्पति विज्ञान का पूछा गया है। तो थर्ड नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का, वह जगह लेबोजियर को जाना जाता है, यानी कि रसायन विज्ञान के जनक जो है वो लेबोजियर को माना जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गैसों के विसरण के नियम जो था वह किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर ए ग्राहम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आइंस्टीन के द्वारा क्या दिया गया था दोस्तों, ई बराबर mc²। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और डार्विन के द्वारा क्या दिया गया था दोस्तों, तो ये क्रमिक विकास का सिद्धांत ये डार्विन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। और ग्रहों के गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि ई बराबर mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो हम अभी ही बताए थे कि ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के द्वारा क्या दिया गया था दोस्तों, यानी कि गति का जो नियम है वह न्यूटन के द्वारा दिया गया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो और यहाँ पे डार्विन को जान ही चुके हैं कि जैव विकास का सिद्धांत क्या है या क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है, ये डार्विन के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। और गैलीलियो के द्वारा क्या दिया गया था दोस्तों, यानी कि दूरबीन का जो आविष्कार है यह गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आइंस्टीन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि जड़त्व के नियम की जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर गैलीलियो जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जड़त्व का जो नियम है वह न्यूटन के जो गति का जो प्रथम नियम है उस पर जो है लागू होता है। गति का जो फर्स्ट लॉ है उस पर जड़त्व का नियम लागू होता है। उसमें क्या होता है कि कोई वस्तु अगर लगातार चल रही है और एकाएक अगर रुक जाता है तो वह आगे की तरफ वह झुक जाता है। यानी नहीं कहते हैं कि जब बस चलती है तो जब वह ब्रेक मारता है तो आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। तो यही जड़त्व के नियम का पालन करता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक गति के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, वह गति के सेकेंड लॉ कहता है, ठीक है। और जो दूसर का जो लॉ होता है गति का, यानी कि न्यूटन जो दिए थे दूसर का लॉ, उससे जो है वह बल की परिभाषा वह होती है दोस्तों, एफ बराबर होता है ए में, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने किया था।
यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वह किसने दिया था? लैमार्क, ग्राहम, न्यूटन या चार्ल्स डार्विन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ में 9वां प्रश्न है कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो क्रमिक विकास कहेगा या तो सीधा विकास के सिद्धांत पूछेगा। तो हम लोग चारों तरफ से हम लोग बिल्कुल ही सतर्क रहेंगे और सभी क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्रमिक विकास कहे या सीधे विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कहे तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, या जैव विकास कहे। दोस्तों देखिए, जैव विकास कहे या विकास के सिद्धांत कहे या क्रमिक की विकास के सिद्धांत कहे, ये सभी सेम ही होता है। तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और वाटसन एवं क्रिक जो थे, ये डीएनए के संरचना का जो डबल हेलिक्स के जो मॉडल था वह दिए थे वाटसन एवं क्रिक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है, ये प्रश्नोत्तर देखते ही आप सभी इस प्रश्न का आंसर दे दिए होंगे कि आनुवंशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का, वह हो जाएगा वाटसन। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, यहाँ पे वाटसन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जल्दी जल्दी में ये नहीं क्लिक कर दीजिएगा कि आनुवंशिकी के जो नियम थे वह किसने दिया था, तो ये मेंडल पर नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम किसने यूज किया था, यानी कि शब्द का उच्चारण किया था। तो कहीं कहीं आपको वाटसन दिखाई देगा और कहीं कहीं वेटसन भी दिखाई देगा, वेटसन, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही हैं, याद रखेगा। वाटसन के द्वारा जो है वह आनुवंशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किया गया था, और मेंडल के द्वारा जो है वह आनुवंशिकी का नियम दिया गया था। और मेंडल के द्वारा ये भी जो दिया गया था, यानी कि मटर के पौधे पर जो अपना प्रयोग दर्शाया था, ये मेंडल नहीं दर्शाया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की के साथ वहाँ पे पीडीएफ डाला जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो 11वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जोहान्स जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम सभी को जान ही चुके हैं कि मेंडल आनुवंशिकी के पिता कहा जाते हैं, ठीक है। केपलर ग्रहों के गति का नियम, और डार्विन जानते ही हैं कि जैव विकास के सिद्धांत या विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी ऑप्शनों को इसलिए बताया जा रहा है ताकि सभी क्वेश्चन से बिल्कुल ही आप आसानी से कवर कर पाएँ, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि जीन कहाँ अवस्थित होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि जीन जो है वह कहाँ अवस्थित रहता है। गुणसूत्र में, लाइसोसोम में, प्लीहा में या राइजोसोम में। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 का, वह जाता है गुणसूत्र में जो है वह जीन उपस्थित रखता है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि खून का रंग जो है वह लाल किसके कारण होता है। हिपेरिन, लोहा, हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 13वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हीमोग्लोबिन। यानी कि जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो भी दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वह जरूर ही लाइक कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है। तो 14वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रोटीन का। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। यहाँ पे प्रश्न है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे 15वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा
यह हो जाएगा प्लीहा यानी कि स्प्लीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 16वां प्रश्न है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। यहाँ पे बताने कि रक्त का जो है वह कितना प्रतिशत भाग जो है वह प्लाज्मा होता है। 35%, 45%। चलिए और ऑप्शन को देख लेते हैं। और यहाँ पे 60% है और यहाँ पे है 65%। तो रक्त का कितना भाग जो है वह प्लाज्मा होता है वह 60% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 17वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि ब्लड बैंक कौन कहलाता है, प्लीहा, यकृत, अग्नाशय या वृक्क। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ब्लड बैंक जो है वह कौन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस प्रश्न का आंसर दिए होंगे ऑप्शन नंबर ए प्लीहा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। कब्रिस्तान यहाँ पे बताने कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है, यकृत, अग्नाशय, वृक्क या प्लीहा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस प्रश्न का आंसर दिए होंगे ऑप्शन नंबर डी। जो भी दोस्त डी के साथ जा रहे हैं प्लीहा, उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आरबीसी का पूरा कार्यकाल कितना दिन का होता है, आप सभी जरूर ही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि आरबीसी का कार्यकाल कितना दिनों का होता है। ठीक है, कितने दिनों का आरबीसी का कार्यकाल होता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न है कि ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है कि ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है वह सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, न कि सेल्सियस डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है वह रखा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 20वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है कि रक्त समूह की खोज जो है वह किसने की थी। काफ़ी अच्छा सवाल है कि रक्त समूह की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, बीनर, बीडल, टैटम या कार्ल लैंडस्टीनर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह खोजा गया था वह ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है वह रक्त समूह की खोज किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 21वां प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है, एड्रीनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, वृक्क, थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए 21वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह एड्रीनल ग्रंथि के साथ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। देखिए 22वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीलेट का। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है। ये सवाल ऐसा है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ये 7.4 होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों पीएच स्केल के बारे में। देखिए पीएच स्केल जो होता है वह 0 से यानी कि 0 से 14 होता है। ठीक है, 7 जो होता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, 7 से अधिक जो होता है वह क्षारीय का होता है पीएच मान। ठीक है, और अम्ल का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान होता है जो कि 7 से अधिक होता है। और जल का जो पीएच मान होता है यानी कि पानी का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, क्योंकि वह उदासीन होता है। वैसे उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और यहाँ पे 24वां प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है विलियम हार्वे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है ल्यूवेन हॉक। तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा जो किया गया था, यानी कि बैक्टीरिया की जो खोज है वह ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था, यानी कि जीवाणु के जो खोज है वह ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। या जीवित कोशिका की खोज का है तो जीवित कोशिका की जो खोज है वह ल्यूवेन हॉक के द्वारा ही किया गया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि जीवित कोशिका की जो खोज है और ल्यूवेन हॉक के द्वारा ही किया गया था। और विषाणु यानी कि वायरस के जो खोज है इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि विषाणु का जो खोज है इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। वैसे बात करें कोशिका के बारे में तो कोशिका की जो खोज है वह 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और जीवित कोशिका के जो खोज है ल्यूवेन हॉक के द्वारा, जो कि बैक्टीरिया की खोज भी किए थे ये भी, ठीक है। जीवित कोशिका या जीवाणु की खोज जो है वह ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वायरस के खोज इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे प्रश्न है पीत का क्या होता है। तो पीत एक प्रकार का क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है और जिसका पीएच मान लगभग 8 के बराबर होता है, ठीक है, 8 होता है। तो क्षारीय यहाँ पे है, ये तो होगा नहीं, ये तो अम्लीय द्रव यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे क्षार, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है पीले हरे रंग का जो है क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा जो विटामिन है वह सुरक्षित रहता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह रतौंधी होता है, जिसे मोतियाबिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रतौंधी विटामिन ए, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी नामक विटामिन बी के कमी से रोग होता है। विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये रक्त का थाका न होना, ठीक है, रक्त का थाका न होना ये होता है विटामिन के कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, तो रिकेट्स नामक रोग होता है, जो कि सूर्य का प्रकाश इसका मुख्य स्रोत होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। और बचा क्या, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कॉर्बी रोग होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बचा क्या, विटामिन ई, तो विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन नामक रोग होता है, जिसे नपुंसकता के नाम से भी जाना जाता है, यह भी याद रखेगा। और देखिए यहाँ पे विषाणु की खोज भी यहाँ पे पूछ लिया गया है कि विषाणु की खोजकर्ता कौन है, ल्यूवेन हॉक, हार्वे, इवानोव्स्की, लैंड स्टीनर। तो देखिए विषाणु के खोज यानी कि वायरस के खोज यहाँ पूछा गया है, तो हम लोग आँख मूंद कर जो है इसे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि जीवाणु के खोजकर्ता कौन है, तो जीवाणु के जो खोजकर्ता है वह ल्यूवेन हॉक जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम जब पहले कोई प्रश्न का आंसर बता दे रहे हैं तो इससे क्या होता है कि जो बाद में जो क्वेश्चन आता है वह बिल्कुल ही आसान हो जाता है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जीवाणु के खोजकर्ता कौन है, तो ल्यूवेन हॉक, या जीवित कोशिका की खोज जो है तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा ही किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए मात्रक पूछे तो समय का होता है सेकेंड, ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है मात्रक होता है दूरी का। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रकाश वर्ष से ही कि एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। अगर वहीं अगर मीटर का है
तो मीटर कहे तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर का है, कभी कभी क्या होता है ये किलोमीटर और मीटर न देकर जो है वह सेंटीमीटर में पूछ लिया जाता है। तो 9.46 गुने 10 के पावर यहाँ पे 17 सेंटीमीटर होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। बिल्कुल ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। देखिए या तो ये पूछेगा परीक्षा में, या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा। कभी कभी भारी जब पूछने के लिए क्या अगर सवाल आता है तो भारी पूछने के लिए सेंटीमीटर वाला जो है वह क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो विद्यार्थी हैं वो चकरा जाते हैं। कभी कभी जो है गलत सेंटीमीटर में यहाँ पे मान लीजिए 15 तो दिया ही रहेगा, यहाँ पे मीटर में ना देकर यहाँ पे सेंटीमीटर दे देगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करेंगे सेंटीमीटर वाला ही 15 वाला ही हम लोग लगा देंगे, जो कि बिल्कुल ही एक नंबर कट जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिएगा। 100 से भाग देते हैं तो यहाँ पे जो है सेंटीमीटर में बदल जाता है। तो यहाँ पे 2 जीरो लगाते हैं तो 15 पर 2 जीरो, तो यानी कि 15 2 17, यानी कि 17 सेंटीमीटर होता है 10 के पावर, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर में 12 होता है, मीटर में क्या होता है 15 मीटर होता है, यानी कि 10 के पावर में बता रहे हैं कि 10 के पावर 15 मीटर होता है, और 17 जो होता है वह 10 के पावर 17 जो होता है वह सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं पारसेक होता है, कि दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, तो पारसेक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नया प्रश्न को कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आप लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है, तो मास्टर ग्लैंड के नाम से कौन कहलाता है। तो 31 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि जो है वह मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि कौन वंशानुगत रोग होता है, तो वंशानुगत रोग इनमें से कौन सा होता है। तो 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बिल्कुल ही सही आंसर है दोनों, यानी कि वर्णांधता भी होता है और हीमोफीलिया भी होता है। और क्वेश्चन हम लोगों से कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि पूछ लिया जाता है कि वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, रंग में बताना है कि रंग में कौन सा जो रंग है वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। तो उम्मीद करते हैं आपसे भी आंसर इसका दे दिए होंगे कि हरा और लाल रंग में ये जो है अंतर नहीं दर्शा पाता है, हरा और लाल रंग में कि कौन सा रंग लाल है और कौन सा रंग जो है वह हरा है, ये इसमें जो है वह पहचान नहीं पाता है वर्णांधता में रोगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह दोनों जो है वो वंशानुगत रोग होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं तो ही बुझा पाता है कि आप कितने तैयारी किए हुए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर ही कर लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, ठीक है। वहाँ से आप जो है ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। देखिए यहाँ पे प्रोटीन का पाचन कहा गया है, तो देखिए प्रोटीन का जब भी दोस्तों का है पाचन तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि छोटी आंत में जो है वह पूर्ण पाचक होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से, अग्नाशय से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो 34 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मुख से ही जो है मुख से ही प्रारंभ होता है और सबसे अंततः जो है छोटी आंत में जाकर समाप्त हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न की हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है दोनों जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि काला शीशा क्या कहलाता है, कोयला, कार्बन, कार्बोनेडो, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे पता नहीं कि काला शीशा क्या कौन कहलाता है,
तो 36वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रेफाइट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ग्रेफाइट की बात करें दोस्तों कि ग्रेफाइट यानी कि जो पेंसिल होता है ना दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे पेंसिल। तो पेंसिल का जो नीड होता है, नीड, उसमें ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। नीड, पेंसिल का जो नीड होता है उसमें ग्रेफाइट का ही उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है अधातु रहते हुए भी जो है वह सुचालक होता है, याद रखिएगा, विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न के जीवन रक्षक हार्मोन क्या कहलाते हैं? एड्रीनल, थायराइड, प्यूटरेट्री या कोई नहीं। तो यहाँ पे जीवन रक्षक हार्मोन यहाँ पे बताना है कि कौन कहलाता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? हेपेरिन, हरित लवक, मैग्नीशियम या केराटिन। तो यहाँ पे बताना कि पत्तियों का जो रंग है वह पीला क्यों होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कैरोटीन के कारण होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है? तो यहाँ बता देना है कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु को क्या होता है? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या हरित लवक। तो यहाँ पे 39वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह मैग्नीशियम होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो ये मटर के पौधे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? पत्ती, तना, फूल या फल। तो यहाँ पे इस प्रश्न को देखते ही आप सभी का आंसर आ गया होगा कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा हो जाएगा। तो 41वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्ती। पत्ती जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि शरीर में एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 10, 20, 40 या 32। तो शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप सही से देख चुके होंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 20 ही संख्या होती है एमिनो एसिड की संख्या, ठीक है। और हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? यहाँ पे ध्वनि का बात किया गया है, न कि प्रकाश की चाल। तो हवा में ध्वनि की बात किया गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड की चाल से जो है वह हवा में ध्वनि का वेग होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें प्रकाश की चाल के निर्वात में, देखिए निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के चाल से जो है वह निर्वात में गमन करती है प्रकाश की चाल, याद रखें, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, सेरोलॉजी या डी है इनमें से कौन है? देखिए यहाँ पे कवकों का अध्ययन पूछा गया है, तो कवकों का जो अध्ययन है वह माइकोलॉजी कहलाता है। अगर शैवाल रहेगा तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? वह फाइकोलॉजी कहलाता है। जब दोस्तों कवक और शैवाल मिलता है, तो यहाँ मान लीजिए कवक है और यहाँ पे शैवाल है, और दोनों जब मिलता है तो उस समय जो है लाइकेन का निर्माण होता है, याद रखिएगा दोस्तों, लाइकेन का निर्माण होता है। और लाइकेन क्या होता है? तो वायु प्रदूषक के सूचक होता है, यानी कि वायु प्रदूषक के सूचक होता है लाइकेन, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। कवक और शैवाल का मिश्रण ही लाइकेन कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। तो कवक का जो अध्ययन है वह माइकोलॉजी कहलाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो लास्ट में कमेंट कीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो अभी के इतना है दोस्तों, जय हिंद।